राम राम। आई वेलकम यू ऑल ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ शून्य स्टडी सेंटर। इस वीक अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब क्लासेज स्टार्ट की थी और अब तक 3 क्लासेज हो चुकी है। सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसके बाद में अपने पदार्थ की अवस्थाएं और कल की यानी लास्ट क्लास के अंदर अपन ने जो है वो उसका अम्ल सार वगैरह के बारे में देखा था। ठीक है ना, सॉरी मेटलर्जी के बारे में देखा था। और आज हम एसिड बेस और बफर सॉल्यूशन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। जो भी है अपना, अगर यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के केमिस्ट्री के नोट्स को देखें, क्योंकि नोट्स यहाँ पर मैं किसी तरीके से डिक्टेशन कह दूं या फिर पीपीटी के माध्यम से कोई कंटेंट या नोट शेयर नहीं किए जा सकते, क्योंकि लिमिटेड टाइम में इस कंटेंट को कवर करना है। यूट्यूब वीडियोस का जो मेन पर्पज यही है कि जो टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहे हैं उन टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट्स के लिए उस वीक का पूरा पूरा सिलेबस जो है एक बार यूट्यूब पे रिवाइज करवा दिया जाए, ताकि वो आसानी से अपना सिलेबस जो है वो कवर कर सकें। तो आज का अपना टॉपिक वो है एसिड बेस एंड सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन। ये भी डे टू डे लाइफ में कहते हैं या फिर अपने डे टू डे लाइफ में कहते हैं या फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसिड बेस के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी खूब क्वेश्चन आते हैं। है भी बहुत इजी, बहुत कोई टफ मतलब कि इतना कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, टफ टॉपिक नहीं है, क्योंकि काफी फेमिलियर है। 9 10 से इस टॉपिक को पढ़ते आ रहे हैं और आराम से काफी सारी जो टर्म्स इसमें यूज हो रही हैं वो काफी फेमिलियर है हमारे लिए, और आसानी से जो है इसको कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एसिड बेस की। तो कंपैरिजन कर लेंगे कि एसिड और बेस में क्या, कंपैरिजन की बात कर लेंगे कि इनके दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, फिर इनके बीच में क्या सिमिलैरिटी है। अब डिफरेंस और सिमिलैरिटी पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दोनों के डिफरेंस बताइए, दोनों की सिमिलैरिटीज बताइए, या फिर एसिड के बारे में कुछ विशेषताएं, या फिर अपने बेस की या क्षार की जो है वो विशेषताएं भी पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं डिफरेंसेस। एसिड यानी अम्ल और बेस यानी क्षार। अब जो डिफरेंसेज है वो थोड़ा अपन जो है स्टैंडर्ड, अगर यदि डिफरेंस पूछेंगे तो भी अगर यदि इस तरीके के डिफरेंस पूछ अपन लिखेंगे तो वो जो है वो ज्यादा अच्छे रहेंगे। इसके अंदर कुछ थ्योरीज हैं, कुछ जो है साइंटिस्ट हैं या केमिस्ट हैं, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी है, और उन थ्योरीज के अकॉर्डिंग उन्होंने एसिड और बेस को, मतलब है तो सेम ही लेकिन एक अलग तरह की, अलग अलग रूप से जो इनको परिभाषित किया है। अगर यदि वो लिखते हैं तो अपने आंसर थोड़ा अच्छा वेटेज वाला रहेगा और दूसरों से अपने को ज्यादा मार्क्स ही मिलेंगे। तो कुल अपने 3 ऐसे प्रिंसिपल कहते हैं या फिर संकल्पनाएं। तो देखते हैं सबसे पहली संकल्पना कौन सी है। आर्यनीय संकल्पना। आर्यनीय संकल्पना। दूसरा है ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना। तीसरा है लेविस संकल्पना। फिर एसिड और बेस के कुछ संकेतक होते हैं, उसके अंदर अपने लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, और फिनोप्थिलिन। और फिनोप्थिलिन के बाद में सबसे लास्ट में इनका टेस्ट के बारे में बात कर लेंगे कि इनका टेस्ट कैसा होता है। अगर यदि अपन इनके आधार पर अगर यदि कंपैरिजन करते हैं तो यूजुअली लोग क्या कंपैरिजन करेंगे कि इनका टेस्ट कैसा होता है, ठीक है ना, इनकी सोल्यूबिलिटी क्या होती है, इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, जो कि बहुत ही साधारण सा कंपैरिजन है। अगर यदि ये 4 5 है तो ये भी बहुत आसान, लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड का लगेगा कि वास्तव में कोई अच्छी किताब पढ़ करके इनका कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जो अपने ऑरेनियस संकल्पना है, इसके अनुसार जो एसिड जो होते हैं वो क्या करते हैं, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? और जो बेस या सार कहते हैं वो क्या देंगे, आपके OH- आयन। ब्रांस्टेड ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना है, उसके अनुसार जो एसिड है वो क्या होता है, प्रोटॉन दाता। और बेस क्या होते हैं, प्रोटॉन ग्राही।
अगर यदि कोई भी एलिमेंट कहते हैं या फिर कोई भी अपने कंपाउंड कहते हैं वो प्रोटॉन को दे रहा है, कोई एटम अगर यदि प्रोटॉन को दे रहा है, इसका क्या मतलब है? वो क्या ले रहा है? इलेक्ट्रॉन ले रहा है। प्रोटॉन का उल्टा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। अगर यदि हम कह रहे हैं कि ये एसिड जो है वो प्रोटॉन दाता, तो इसको हम जो अपने लेविस संकल्पना क्या कहती है? एसिड क्या है? इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही। दोनों एक ही बात है, लेकिन अलग अलग लिखेंगे तो अपने को ज्यादा अच्छा लगेगा। फिर बेस की बात करें तो ये क्या होंगे? अपने इलेक्ट्रॉन युग्म के दाता। फिर लिटमस पेपर, तो जो लिटमस पेपर है ये भी एक संकेतक, ये तीनों अगर यदि संकेतक के बारे में पूछा जाए तो भी लिख सकते हैं। तो लिटमस पेपर जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं? नीले को लाल में बदलते हैं, ब्लू को रेड में करते हैं, नीले को लाल में। और जो बेस है वो क्या करते हैं? लाल को नीले में। अब इसको कैसे याद रखना है? कंफ्यूजिंग है, नीले से लाल, लाल से नीला। तो जो अम्ल है, अम्ल का लास्ट शब्द क्या है? ल। और लाल में क्या आता है? ल। तो जो अम्ल है वो नीले से लाल में करते हैं। तो अपने को अम्ल से इस ल से इस ल को याद रखना है। और इसका उल्टा क्या करते हैं? बेस कहते हैं या फिर क्षार है जो है वो करते हैं। अब मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो मिथाइल ऑरेंज के अंदर जो अम्ल होते हैं वो क्या इसमें किस रंग में बदलते हैं? लाल रंग में। और जो बेस होते हैं ये इसको किस रंग में बदल देते हैं? पीले रंग में। फिनोप्थिलीन है, फिनोप्थिलीन पे एसिड का कोई प्रभाव नहीं रहता, कोई परिवर्तन नहीं करते। और जो बेस है ये इसको आपके पिंक कलर के अंदर परिवर्तित कर देते हैं। टेस्ट की बात करें तो जो एसिड होते हैं वो टेस्ट के अंदर खट्टे होते हैं, और जो बेस होते हैं वो टेस्ट के अंदर कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। अब इसमें से 3-4 तरह के क्वेश्चन जो है इसी टेबल से कवर हो जाते हैं। सीधा सा क्वेश्चन एसिड और बेस में कंपैरिजन का पूछा जा सकता है, तो वो कंपैरिजन भी हो सकता है। अगर यदि डेफिनेशन पूछे हैं तो अपने डेफिनेशन में भी अगर यदि ऑरेनियस संकल्पना है, ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना, लेवी संकल्पना का एग्जाम्पल देंगे तो सीधी सी बात है दूसरों से अधिक अपने को मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। और अगर यदि संकेतक जो अपने डिटरमाइनर्स हैं उनके बारे में देखा जाए कि कौन कौन से इंडिकेटर हैं एसिड और बेस के, तो जो लिटमस पेपर है, मिथाइल ऑरेंज है और फिनोप्थिलीन है, तो इनके बारे में भी अगर यदि अपन लिखते हैं तो अपने को दूसरों से अधिक नंबर ही मिलेंगे। अब वापिस से देख लेते हैं एसिड की कुछ जो इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या है। अब दोनों की कुछ समानता भी पूछी जा सकती है अगर यदि क्वेश्चन बनता है कि एसिड और बेस के अंदर क्या सिमिलैरिटीज है। समानता की बात करें तो सबसे पहले तो दोनों क्या है? विद्युत के सुचालक है। दोनों विद्युत के सुचालक है। और दोनों किस में है? जल में विलय है, सॉल्युबल इन वाटर। अम्ल तो सारे ही जल में विलय होते हैं। अम्ल क्या होते हैं? जितने भी अम्ल है वो सारे के सारे जल में विलय होंगे। लेकिन बेस की बात करें, क्षार की बात करें, तो केवल अल्कलीन होते हैं जिनको अपन क्षारक कहते हैं। क्षारक का मतलब जल में विलय क्षारक। जल में विलय क्षार को क्या कहते हैं? क्षारक। तो जो क्षार जल में विलय होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। तो सारे क्षारक क्या है? क्षार है, लेकिन सारे क्षार क्या है? क्षारक नहीं है। तो कौन कौन सी दो समानताएं होगी? पहला, दोनों के दोनों विद्युत के सुचालक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और दोनों के दोनों क्या है? सोल्यूबल इन वाटर है। एसिड जितने हैं वो सारे के सारे अपने वाटर सोल्यूबल है। लेकिन जो बेस है उसमें से जो अल्कलीन बेसिस है केवल वो ही अपने वाटर सोल्यूबल है। लेकिन यूजुअली मैक्सिमम बेसिस क्या होता है? वाटर में सोल्यूबल होते हैं। तो अगर यदि समानताएं पूछी जाए तो दो समानता भी अपन लिख सकते हैं। अब देखते हैं एसिड के टाइप्स। तो पहला, एज पर द सोर्स, सोर्स के अकॉर्डिंग बात करें, सोर्स के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हो सकता है। ऑर्गेनिक का मतलब कार्बनिक, और इनऑर्गेनिक का मतलब अकार्बनिक। तो जो जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं या फिर नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त होते हैं, वो एसिड तो कौन से हो जाएंगे अपने? कार्बनिक कहते हैं या फिर ऑर्गेनिक एसिड्स। और जो लैब के अंदर सिंथेसाइज होते हैं, लैब में संश्लेषित जो होते हैं, उन्हें अपन क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक या फिर अकार्बनिक। सोर्स के बाद में जो है इनके प्रबलता के आधार पर, क्षमता के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन है। तो कैपेसिटी के आधार पर जो एसिड है वो दो तरह के होते हैं।
एक तो होता है प्रबल एसिड और दूसरे दुर्बल एसिड। प्रबल एसिड वो है जो जल के अंदर पूरे के पूरे घुल जाते हैं, जल के अंदर पूरे घुल जाते हैं, उन्हें अपन क्या कहेंगे? प्रबल एसिड। और दुर्बल एसिड किन्हें कहेंगे? जो जल में आंशिक रूप से घुलते हैं, जल में आंशिक रूप से घुलने वाले। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जल के अंदर कौन से अपने जो पूरे तरीके से घुल जाते हैं। इसके अंदर जो सबसे कॉमन है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोराइड। और जो कम रूप से घुलते हैं वो अपने एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड और अपने हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये जो है अपने दुर्बल जो कह सकते हैं, जो वीक एसिड है, उनके एग्जाम्पल है। अब इसके बाद में एक और है, वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है। एक तो होता है कॉन्सेंट्रेटेड और एक होता है डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब तनु, अम्ल, और दूसरा हो गया सांद्र। अगर यदि अम्ल तनु का मतलब जल ज्यादा है और एसिड कम है, अम्ल कम है, तो वो कौन से होंगे? डाइल्यूट कहते हैं या फिर तनु। और अगर यदि जल कम है और आपके एसिड अधिक है तो उसे अपन क्या कहेंगे? सांद्र या फिर कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये हो गया पूरा का पूरा एसिड का क्लासिफिकेशन। तीन तरीके से किया, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, कार्बनिक, अकार्बनिक, क्षमता के आधार पर, प्रबल, दुर्बल, और अपने लास्ट के अंदर जो है जल में विलेयता के आधार पर तनु और सांद्र। जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो कार्बनिक या ऑर्गेनिक हो गए, जो संश्लेषित होते हैं वो इनऑर्गेनिक या अकार्बनिक हो गए। प्रबल अम्ल वो होते हैं जो जल के अंदर पूरी तरीके से घुल जाते हैं और बहुत बड़ी प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। तो जो भी बड़े कॉमन है, H2SO4 हो गया, HCl हो गया, HNO3 हो गया, वो सारे कैसे अम्ल है? प्रबल अम्ल है। दुर्बल अम्ल की बात करें, जो एसिटिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, वो सारे क्या है? हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ये दुर्बल अम्ल है। ठीक वैसे ही अगर यदि अपने वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो दो तरीके से हो गया, तनु और सांद्र। तनु वो हो गए जिसके अंदर जल ज्यादा, एसिड कम, और सांद्र वो है जिनके अंदर एसिड की मात्रा ज्यादा और जल की मात्रा कम। अब कुछ जो नेचुरल कार्बनिक कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड है, उनके एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। किन्हीं दो चार ऑर्गेनिक एसिड्स के नाम लिखो। तो जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं कौन कौन से पदार्थों के अंदर, कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड होते हैं? जैसे लिख लें अदरक। अदरक के अंदर एसिटिक एसिड होता है। दूध और दही, इनके अंदर लैक्टिक एसिड होता है। खट्टे फल, इनके अंदर सिट्रिक एसिड होगा। टोमेटो, टमाटर, टमाटर में भी सिट्रिक एसिड। और एक ऑक्जेलिक एसिड और होता है इसके अंदर। फिर ग्रेप्स, अंगूर, अंगूर के अंदर टार्ट्रिक एसिड। और लास्ट में जो अपने डंक होते हैं, किसी मधुमक्खी हो गया, ठीक है ना, चींटी हो गया, उनके अंदर जो है वो फार्मिक एसिड होता है। ये 7-8 एग्जाम्पल है। अपने को जितने दो चार पूछे जा सकते हैं, मिनिमम दो पूछे जाएंगे, और मैक्सिमम कितने पूछे जा सकते हैं? चार पूछे जा सकते हैं। तो जो अदरक होता है, अ से अदरक, अदरक से यूजुअली एसिडिटी बनती है, तो ऐसे याद रख सकते हैं, एसिटिक एसिड। दूध और दही के अंदर सबको पता है लैक्टिक एसिड होता है। खट्टे फल के अंदर सिट्रिक एसिड होता है। टोमेटो, टोमेटो भी खट्टा ही है। टमाटर, इसके अंदर सिट्रिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड दोनों होते हैं। अंगूरों के अंदर टार्ट्रिक एसिड होगा। और जो अपने कीट होते हैं उनके जो डंक होता है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है? फार्मिक एसिड होता है। तो ये तो हो गए ऑर्गेनिक एसिड। अब बात कर लेते हैं बेस की। तो बेस का क्लासिफिकेशन उससे पहले देख लेते हैं अम्लराज, एक्वा रेजिया। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अम्लराज का फॉर्मूला क्या है? 3:1 के अंदर क्या ऐड करेंगे? HCl,
और HNO3। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का 3:1 के अंदर जो सॉल्यूशन बनता है, विलेन बनता है, मिश्रण बनता है, उसे अपन क्या कहेंगे? एक्वाराज या फिर अम्लराज कहते हैं। ठीक है ना? ये क्या, इसको रॉयल वाटर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? रॉयल वाटर। ये कौन सी प्रकृति का होता है? हाईली कोरोसिव, अति संक्षारक होता है। ये गोल्ड और प्लेटिनम जैसे जो अपने नोबल मेटल्स हैं, उनको भी क्या कर देता है? विलय कर देता है। लेकिन सिल्वर को नहीं कर पाता। किसको नहीं कर पाता? सिल्वर को नहीं कर पाता। अब इस एक्वारेजिया कहते हैं या अम्लराज कहते हैं, इसके उपयोग की बात करें, सबसे पहला उपयोग तो क्या है? ये लैब रिएजेंट के रूप में या फिर अभिकर्मक के रूप में उपयोग किया जाता है। दूसरा, ये बहुत बड़ा अच्छा विद्युत अपचायक है। क्या है? विद्युत अपचायक। फिर गोल्ड और प्लेटिनम को दूर करना है, अलग अलग करना है, तो उसके लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों को विलय कर देता है। किसी से गोल्ड निकालना हो, किसी से प्लेटिनम निकालना हो, तो उसके लिए अपन किसको यूज कर सकते हैं? एक्वारेजिया को यूज कर सकते हैं। और फिर सिल्वर की, क्यों? क्योंकि सिल्वर को ये विलय नहीं कर पाता, तो अगर यदि सिल्वर की सफाई करनी है तो उसके लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो एक्वारेजिया पर 2 नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है और 5 नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो एक्वारेजिया के अंदर तीन रेशियो क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक रेशियो में क्या होता है? नाइट्रिक एसिड। इसे क्या कहते हैं? रॉयल वाटर कहते हैं। ये बहुत संक्षारक प्रकृति का होता है, हाईली कोरोसिव होता है। इसके गोल्ड और प्लेटिनम है, उसको भी विलय कर देता है। सिल्वर को ये विलय नहीं कर पाता है। ये उपयोग क्या हो गया इसका? विद्युत अपचायक हो गया, जो अपने इलेक्ट्रोलाइसिस उसके अंदर होता है। गोल्ड और सिल्वर जो है उनको पृथक करना, उसके अंदर उपयोग हो जाएगा। और अगर यदि सिल्वर की या चांदी की सफाई करनी है तो उसके अंदर भी इसका उपयोग हो सकता है। इसके अलावा इसकी बात करें रंग की, तो इसका रंग पहले तो होता है रंगहीन। जैसे ये बनता है इंस्टेंट, कलर कैसा होता है इसका? कलरलेस। और कुछ सेकंड बाद में, थोड़े टाइम बाद में, ये अपने ऑरेंज भी हो सकता है, अपने पिंक भी हो सकता है, ये या फिर येलो कलर का हो सकता है। ठीक है ना? तो इंस्टेंट कलर इसका कैसा होता है? जैसे ही अपने एक्वारेजिया या फिर अम्लराज बनेंगे, तो इंस्टेंट कलर तो अपना होगा कलरलेस। उसके बाद में ये ऑरेंज, पिंक, येलो या फिर रेड कलर का ये परिवर्तित हो जाता है। एक और चीज होती है अमलगम। जो मरकरी है प्लस अदर मेटल, मरकरी दूसरे मेटल्स के साथ मिलकर क्या बनाती है? अमलगम बनाती है। और इसका एक्सेप्शन क्या है? लोहा। एक्सेप्शन क्या है? लोहा। कि मतलब जो मरकरी है वो आयरन के साथ में या फिर लोहे के साथ में रिएक्ट नहीं करती। अमलगम क्या होता है? मरकरी का अन्य मेटल्स के साथ में जो विलियन होता है उसे अपन क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। और इसका अपवाद क्या है? आयरन या फिर लोहा। अब बात करते हैं बेसिस की। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स कि बेस कितने टाइप के होते हैं। वापिस वही, प्रबल और दूसरा दुर्बल। प्रबल वो जो हाइड्रोजन के अंदर पूरी तरीके से घुल जाते हैं और OH- आयन देते हैं। और दुर्बल वो जो हाइड्रोजन वाटर के अंदर OH- आयन कितने, कैसे देते हैं? कम देते हैं। ठीक है ना? प्रबल की वाटर के अंदर पूरी तरीके से घुल जाएंगे, और दुर्बल जो होंगे वाटर में पूरी तरीके से आंशिक रूप से घुलेंगे। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रबल के एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, तो अपने सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। और दुर्बल के पूछेंगे, दुर्बल के एग्जाम्पल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और फेरस हाइड्रोक्साइड, FeOH2। ये जो है उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके अलावा अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एसिड और कुछ इंपॉर्टेंट बेसिस। सबसे इंपॉर्टेंट एसिड जो है वो है H2SO4। इसे किंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। इसे अम्लों का राजा कहते हैं। इसका उपयोग लैब रिएजेंट के रूप में होता है। इसका उपयोग रिफाइनरी है,
कौन सी रिफाइनरी? अपने कोई पेट्रोलियम रिफाइनरी हो गया या फिर कोई मेटल रिफाइनरी हो गया, उसके उसके अंदर किया जाता है। इसके अलावा सेल और बैटरीज के अंदर इसका उपयोग होता है। जो अपने घर में, कार में, जो भी अपने बैटरीज यूज की जाती है, इन्वर्टर में, उसके अंदर क्या भरा होता है? H2SO4 या फिर सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो भरा होता है। अब बात कर लेते हैं दूसरा नाइट्रिक एसिड HNO3। नाइट्रिक एसिड के दो तीन उपयोग, पहला तो किसमें? एक्वारेज या फिर अम्लगम में। ये भी एक अच्छा लैब रिएजेंट है, अभिकर्मक है, ठीक है ना। और HNO3 का दूसरा उपयोग कहां पर किया जाता है? उर्वरक उद्योग और प्लास्टिक उद्योग में भी किया जाता है। जो नाइट्रोजनी, जितने भी नाइट्रोजनी उर्वरक होते हैं, जैसे यूरिया वगैरह हो गया, उसके अंदर किसका उपयोग करते हैं? HNO3 का। और जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक उद्योग के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो रॉकेट प्रोपोलेंट्स होते हैं, जो लिक्विड प्रोपोलेंट है या फिर द्रव प्रणोदक है, उसके अंदर भी किसका उपयोग करते हैं? अपने HNO3 का उपयोग करते हैं। फिर HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये भी एक अच्छा रिएजेंट है, लैब अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा इसका उपयोग किसके अंदर करते हैं? अपने अम्लगम बनाने के अंदर, एक्वारेजिया बनाने के अंदर भी HCl का उपयोग किया जाता है। फिर दो दुर्बल अम्ल के एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक तो बेंजोइक एसिड ले लेंगे, और एक सिट्रिक एसिड। बेंजोइक एसिड और सिट्रिक एसिड दोनों का उपयोग किसमें किया जाता है? फूड प्रिजर्वेटिव, खाद्य परिरक्षक के रूप में। और सिट्रिक एसिड का भी कैसे, किस रूप में होता है? फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में। और ये दोनों कैसे अम्ल हैं? दुर्बल अम्ल है। इसके अलावा बेंजोइक अम्ल का जो एक और उपयोग होता है, दवाइयों के अंदर होता है। बेंजोइक एसिड का भी उपयोग किसके अंदर होता है? दवाइयों के अंदर होता है। मेडिसिन बनाने के अंदर भी इनका उपयोग होता है। ये हो गए अपने कुछ एसिड्स, जो इंपॉर्टेंट एसिड। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इन दो या चार एसिड का जो प्रबल अम्ल है, उनका नाम लिखते हुए उनके उपयोग लिखिए, या दुर्बल अम्लों का नाम और उपयोग लिखिए। या सिंपल कोई पूछा जा सकता है कि दो चार इंपॉर्टेंट एसिड्स के नाम और उनके विशेषताएं और अपने उपयोग लिखा जा सकता है। तो H2SO4 को क्या कहेंगे? अपने सल्फ्यूरिक एसिड है, ये अम्लों का राजा है, इसको लैब रिएजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो रिफाइनरीज है, पेट्रोलियम रिफाइनरी, मेटल रिफाइनरी, उसके अंदर भी H2SO4 का उपयोग होता है। जो अपने घरों में सेल है, बैटरीज है, जो अपने कार की बैटरी हो गया, मोटरसाइकिल की बैटरी हो गया, इन्वर्टर की बैटरी हो गया, उसके अंदर भी जो है वो H2SO4 भरा होता है। HNO3 या नाइट्रिक एसिड की बात करें तो इसका उपयोग अम्लगम के अंदर होता है, लैब एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो उर्वरक इंडस्ट्रीज है, जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज है, जितने भी यूरिया हो गया, नाइट्रोजन, जो उर्वरक है, फर्टिलाइजर है, उसके अंदर किसका उपयोग होता है? HNO3 का उपयोग होता है। इसके अलावा प्लास्टिक इंडस्ट्री हो गया, और जो रॉकेट्स होते हैं उनका प्रोपेलेंट है, लिक्विड प्रोपेलेंट कहते हैं, या फिर द्रव प्रणोदक है, उसके अंदर भी इसका उपयोग होता है। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट जो है वो हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ये लैब रिएजेंट, लैब अभिकर्मक के रूप में उपयोग होता है, और एक्वारेजियम में भी इसका उपयोग होता है। बेंजोइक एसिड की बात करें तो बेंजोइक एसिड और सिट्रिक एसिड दोनों कैसे एसिड है? दुर्बल अम्ल है। ये दोनों फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में, खाद्य परिरक्षक के रूप में उपयोग किए जाते हैं, और इनका उपयोग दवाइयां और मेडिसिन के अंदर भी किया जाता है। तो ये तो हो गए कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बेसिस। सबसे पहले देखते हैं NaOH। NaOH को कहते हैं कास्टिक सोडा। इसका उपयोग साबुन, अपमार्जक, इसके अंदर किया जाता है। और वस्त्र और पेपर इंडस्ट्री, मतलब टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्री के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट हो गया अपने KOH, इसको कहते हैं कास्टिक पोटास। इसको जो अपने लिक्विड सॉप और शेविंग क्रीम के अंदर उसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा ये भी एक लैब रिएजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है।
फिर आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। यह एक विरंजक है। इसका विरंजक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जल के शुद्धिकरण में इसका उपयोग होता है। कठोरता को दूर करता है ये। इसके अलावा ये एक ऑक्सीकारक है, ऑक्सीडेंट, ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। ये इसका उपयोग एंटीऑक्सीडेंट के रूप में किया जाता है। इसके अलावा ये भी एक क्या है, आपके एंटासिड है, एंटाएसिड भी है, और लैब रिएजेंट के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये 3-4 कुछ इंपॉर्टेंट बेसेज है। जैसे पहला क्या, सोडियम। जहां पर भी सोडियम आएगा और सोडा लिखा होता है, इसका मतलब उसके अंदर क्या है, सोडियम की भाग है। जहां पोटास लिखा है उसके अंदर क्या है, पोटेशियम है। तो जो कास्टिक सोडा हो गया और कास्टिक पोटाश हो गया, इनका उपयोग किसमें किया जा रहा है, साबुन के अंदर किया जा रहा है। जो सोडियम है, कास्टिक सोडा है, वो तो साबुन और डिटर्जेंट बनाने के अंदर होता है, और इसका वस्त्र और पेपर इंडस्ट्री में भी इसको उपयोग किया जाता है। कास्टिक सोडा जो अपने लिक्विड सॉप हो गया और शेविंग क्रीम हो गया, उसके अंदर जो है कास्टिक पोटास का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एज ए रिएजेंट भी इसका उपयोग करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये विरंजक है तथा जल के शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है तथा ये ऑक्सीकारक के रूप में भी प्रयुक्त होता है। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट, एंटाएसिड और लैब रिएजेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा शक्कर उद्योग और मिट्टी की अम्लता को भी, क्योंकि एंटा एसिड है, इसलिए जो अगर यदि मिट्टी के अंदर भी अम्लता है, किसी एसिडिटी है, तो उसको भी अगर यदि कम करना है तो उसमें भी इसका उपयोग होता है। मिट्टी की अम्लता को कम करने में भी इसका उपयोग होता है। अब बात करते हैं एसिड और बेस की रिएक्शन का। एसिड और बेस किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेटल्स के साथ में, धातु के साथ में। तो एसिड और बेस, अम्ल और क्षार जो है वो धातु के साथ में मिलकर क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे, सॉल्ट। और साथ में क्या रिलीज होती है, अपने हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। उसके बाद में मेटल ऑक्साइड की बात करते हैं। धातु ऑक्साइड के साथ में मिलकर क्या बनाएंगे ये, तो जो एसिड बेस है वो धातु ऑक्साइड के साथ मिलकर लवण बनाते हैं, और इसके साथ में जल यानी हाइड्रोजन ऑक्साइड, मतलब सॉरी H2O जो है वो निकलता है। उसके बाद में एक उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, न्यूट्रलाइजेशन। उदासीनीकरण में क्या होगा, एसिड और बेस दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, यदि एसिड और बेस दोनों को साथ में रिएक्ट करवाया जाए तो अपने सॉल्ट बनेगा, और उसके साथ में भी क्या निकलेगा, H2O यानी जल। ये दोनों के प्रभाव को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। एसिड बेस के प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर देगा, और बेस जो है वो एसिड के प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर देगा। साथ में भी ये जो अभिक्रिया होती है, कैसी अभिक्रिया होती है, ऊष्मा सेपी अभिक्रिया होती है। तो ये हो गया एसिड और बेस के जो केमिकल प्रॉपर्टीज। मेटल्स के साथ में एसिड और बेस अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट कहते हैं या फिर लवण बनाते हैं, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। मेटल ऑक्साइड के साथ में एसिड और बेस अभिक्रिया करके लवण बनाएंगे, जो सॉल्ट है वो बनाएंगे, और जल जो है वो अपने साथ में निकलता है। और न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं या उदासीनीकरण अभिक्रिया है, इसमें एसिड और बेस आपस में अभिक्रिया करके सॉल्ट बनाते हैं, और जो है वो पानी निकलता है। अब ये तो हो गए इसके केमिकल प्रॉपर्टीज। अब कुछ तीनों के अंदर जो है अपना आउटपुट कहते हैं, या फिर क्या कौन सा जो रिएक्शन का जो कौन सी जो रिजल्ट है वो किस, उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है, तीनों के अंदर अपने को सॉल्ट मिल रहा है, यानी कि लवण मिल रहा है। तो लवण की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। लवण कहते हैं या फिर सॉल्ट,
सॉल्ट सबसे पहले तो बात करें किस रूप में होते हैं, यूजुअली क्रिस्टलीय होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा आपके, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा इसके उच्च कहते हैं या फिर हाई रहेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट लवण की बात कर लेते हैं। पहला CaOCl2, दूसरा NaHCO3, तीसरा सोडियम कार्बोनेट NaCO3 और चौथा कैल्शियम सल्फेट या फिर CaSO4 Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ठीक है ना। CaCO Cl2 इसको क्या कहेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये एज ए विरंजक यूज किया जाता है। ये सफेद रंग का होगा, यह क्रिस्टलीय होता है, यह जल में विलेय होता है। अब इसके कुछ उपयोग देख लेते हैं। इसका उपयोग एक तो विरंजक के रूप में, कौन सी इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, ठीक है। और कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग और किसके रूप में हो गया, पेयजल के शुद्धिकरण के रूप में, जैसे अपने अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी देखा था, पेयजल शुद्धिकरण। इसके अलावा ये भी एक क्या है, ऑक्सीडेंट कहते हैं या फिर ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। कैल्शियम सल्फेट की बात करें तो इसको पीओपी कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ये भी किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। ये भी जल के साथ में जैसी क्रिया करता है तो कैसी क्रिया होती है, उष्माक्षेपी क्रिया होती है और 10 से 15 मिनट के बाद में कैसा बन जाता है, ठोस और कठोर बन जाता है, सॉलिड एंड रिजिड जो है वो ये बन जाता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किस रूप में करते हैं, हड्डियों को जोड़ने में, हड्डी टूटती है तो प्लास्टर किया जाता है, उसके अंदर कौन सा अपने लवण यूज करते हैं, सॉल्ट, अपने कैल्शियम सल्फेट हड्डी जोड़ने में। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन में, फिर मूर्तियां वगैरह बनाने में। ठीक है ना। तो ये सारे जो अपने कैल्शियम सल्फेट के इसके उपयोग हो गया। ठीक है ना। इसके अलावा इसका उपयोग दंत चिकित्सा के अंदर भी किया जाता है और जो अग्निशामक यंत्र है उसके अंदर भी इसका उपयोग करते हैं। फिर बात करते हैं NaHCO3 सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट और दूसरा हो गया Na2CO3। ठीक है ना। इसको तो कहते हैं अपने कास्टिक सोडा और Na2CO3 को कहेंगे अपने दावन सोडा। जहां पर भी वर्ड सोडा यूज किया जाता है इसका मतलब उसका इंग्रेडिएंट क्या है, एक सोडियम। ठीक है ना। अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड भी पढ़ा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी अपने कास्टिक सोडा कहा था। कास्टिक सोडा और NaCO3 भी क्या एक कास्टिक सोडा है। इसका उपयोग किसके अंदर करते हैं, बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर करते हैं। अब इसके कुछ गुण देख सकते हैं, ये सफेद कलर का होता है, दूसरा ये क्रिस्टलीय होगा और जल के अंदर अल्प विलय होता है। और इसके उपयोग की बात करें तो NaCO3 है उसका उपयोग कहां पर किया जाता है, तो NaCO3 के उपयोग सबसे पहले तो अपने बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर करते हैं, बेकरी के अंदर। बेकरी के बिस्कुट्स है उनको प्रिजर्व करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा और जो अपने सोडा है या फिर जो शीतल पेय पदार्थ है, इनके परिरक्षण या प्रिजर्वेटिव के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है और ये एज एंटी एसिड भी यूज करते हैं। जो शीतल पेय पदार्थ होता है यूजुअली एंटी एसिड होता है, एसिडिटी बनती है तो अपना यूजुअली कोल्ड ड्रिंक पीने का मन करता है। क्यों करता है, क्योंकि उसके अंदर NaCO3 होता है जो कि एंटासिड के रूप में या फिर प्रति ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है, जो कि जो अपने एसिडिटी है उसको रिमूव करता है। दावन सोडा की बात करें तो अपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स तो विशेषताएं तो सेम ही है, सफेद कलर का है, क्रिस्टलीय है और ये भी जल के अंदर पूरा विलय है। लेकिन इसका उपयोग है, इसका नाम दावन सोडा, इसका उपयोग कहां पर करेंगे अपन, सॉप और डिटर्जेंट में।
इसके अलावा सॉप और डिटर्जेंट के अलावा ये भी किसके अंदर है, ये भी एक ऑक्सीकारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। फिर Na2CO अपमार्जक के रूप में, कागज और वस्त्र उपयोग, और एक लैब रिएजेंट या फिर अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है ना। अगर यदि कोई 4-5 इंपॉर्टेंट एसिड पूछे तो 4-5 इंपॉर्टेंट प्रबल एसिड कौन से हो जाएंगे, H2SO4, HNO3 और HCl। और दुर्बल पूछे तो बेंजोइक एसिड और सिट्रिक एसिड। अपने बेस का पूछे, क्षार का पूछे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। जहां पर भी हाइड्रोक्साइड सोडियम है तो वहां मतलब सोडा आएगा, और उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा। फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी इसके अंदर उपयोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग विरंजक के रूप में किया जाता है और पानी के शुद्धिकरण में उपयोग होता है। 4-5 सॉल्ट का पूछे तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड हो गया, ये भी एज अ कैल्शियम यूजुअली एज अ विरंजक भी यूज किया जाता है। विरंजक के रूप में पेपर इंडस्ट्री में करता है, पेयजल के शुद्धिकरण और ऑक्सीडेंट ऑक्सीकारक के रूप में उपयोग होता है। और कैल्शियम सल्फेट, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, सफेद कलर का होता है। ये थोड़ी देर के बाद में पानी में भिगोते ही जो है ठोस और कठोर बन जाता है। हड्डी को जोड़ने में, कंस्ट्रक्शन में, मूर्तियां बनाने में, अपने डेंटल जो उसके अंदर दांतों के अंदर भी इसका उपयोग करते हैं। और अग्निशामक यंत्र है, जो फायर के एक्सटिंग्विशर है, उनके अंदर भी इसका उपयोग होता है। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट की बात करें, कास्टिक सोडा सफेद कलर का क्रिस्टलीय होता है, जल में अविलेय। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये भी सफेद कलर का क्रिस्टलीय और जल में विलेय होता है। इसका उपयोग बेकिंग इंडस्ट्री में होता है, जो अपने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं उसके अंदर जो सोडा वगैरह होता है उसके अंदर कौन सा अपने सॉल्ट मिलाते हैं, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। फिर हो गया अपने Na2CO3, इसे अपन कहेंगे दावन सोडा। अब बात कर लें, लास्ट टॉपिक है पीएच का, पीएच स्केल। तो पीएच स्केल है, तो पीएच स्केल भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बना हुआ है। इसका जो आविष्कार किसने किया था, सोरेनसन ने। ये क्या है, अपने हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का नेगेटिव लॉगरिथम है। ठीक है ना, तो इसको पीएच को किस हिसाब से रिप्रेजेंट करता है, -log10H+। और जो पीएच स्केल होती है वो 0 से लेकर के 14 तक होती है। सेंटर में इसका न्यूट्रल न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। 0 से 7 तक कौन सी चीजें बताते हैं, ये अम्ल के रूप में कार्य करती है। जितना जो इसका पीएच का स्केल कम होगा तो जो मैटर कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं, वो उतना ही अधिक क्या होगा, एसिडिक या फिर अम्लीय होगा। और जितना भी पीएच का मान अधिक होगा तो उतना ही क्या होगा, वो क्षारीय कहते हैं या फिर बेसिक जो है वो नेचर का होगा। तो ये तो हो गया पीएच की अवधारणा। अब बात करते हैं पीएच का दैनिक जीवन में उपयोग। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। सबसे पहले बात करते हैं पाचन में। पाचन में हमारे पेट के अंदर क्या होता है, जठर रस होता है। और जठर रस के अंदर क्या होता है, HCl। जब भी हम जंक फूड्स वगैरह खाते हैं तो HCl क्या होगा, HCl बढ़ेगा। HCl बढ़ेगा तो आपकी एसिडिटी बढ़ेगी। और इसके उपचार के रूप में अपने को क्या यूज करना चाहिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या यूज करेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सेकेंड की बात पाचन के बाद में बात करें दंत दांत। जो अपने मुख का पीएच क्या होता है, 6.5। मुख का पीएच है 6.5। ठीक है ना। जो खाने में बैक्टीरिया होते हैं वो आपके पीएच को कम कर देंगे। पीएच कम होगा, इसका मतलब मुख के अंदर जो कैसे नेचर बनने लग जाएगा, एसिडिक या फिर अम्लीय नेचर बनेगा। और जब पीएच का मान 5 के बराबर होता है, 5.5 तक पहुंच जाता है, तो जो दांतों की इनामेल है उसका जो है वो डीके होना स्टार्ट हो जाता है। इनामेल का क्षय होना स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए उपचार के रूप में अपने को क्या यूज करना चाहिए, सारे दंत मंजन यूज करना चाहिए। ठीक है। ये तो हो गया अपने किसके अंदर, शरीर के अंदर कि पाचन के अंदर और दांतों के अंदर कौन सा होता है। फिर बात करते हैं डंक। ठीक है ना, जो जो कीटी हो गया, चींटी हो गया या फिर मधुमक्खी हो गया, उनके डंक के अंदर क्या होता है, एसिड होता है। जैसे अभी सबसे पहले देखा था कौन सा एसिड होता है, आपके टैलिक एसिड होता है। उस एसिड की वजह से क्या होगा, जलन होगी। और उसके लिए अपने को क्या उपचार के रूप में क्या यूज करना चाहिए,
सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट यूज कर सकते हैं, जो कि ये क्या है, क्षारीय लवण। फिर एसिड रेन की बात करें, विभिन्न तरह के प्रदूषक होते हैं, वो प्रदूषकों के बढ़ने से क्या होगा, जो अपने वर्षा जल है उसके पीएच गिर जाती है। वर्षा जल की पीएच गिरेगी तो जो अपने पर्यावरण है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विपरीत प्रभाव पड़ेगा। फिर अपने मृदा की बात कर लेते हैं। उर्वरक यूज करने के पहले अपने को क्या चेक करना चाहिए कि सोइल की प्रकृति चेक करनी चाहिए कि अपनी जो सोइल है, मृदा है, वो किस नेचर की है। अगर यदि वो एसिटिक नेचर की है और उसके अंदर क्षारों की कमी है तो उर्वरक कैसे होने चाहिए, क्षारीय उर्वरक। और अगर यदि बेस है उसके अंदर और अम्लों की कमी, एसिड्स की कमी है, तो उर्वरक कैसे होने चाहिए, अपने एसिडिक या फिर अम्लीय उर्वरकों का उपयोग किया जाना चाहिए। फिर मानव शरीर की बात करें, ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल जो है वो पीएच क्या है, 7 to 7.8। अपनी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स हैं वो अपने स्पेसिफिक जो है पीएच पर काम करते हैं। तो ये 4 6 7 हो गए। 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वापस पूछ सकते हैं। तो पहले डेफिनेशन लिख सकते हैं, उसके बाद में दैनिक जीवन के 6 7 उपयोग लिख सकते हैं। सबसे पहला, पाचन के अंदर जंक फूड खाने से जठरस में एचसीएल बढ़ता है, जिससे एसिडिटी होती है। और एसिडिटी को रोकने के लिए अपने को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। दांतों का मुख का जो यूजुअली पीएच है वो क्या है, अपने 6.5 है। उसके बाद में जो खाने के बाद में अगर यदि ढंग से दातुन नहीं किया जाता है तो बैक्टीरिया अपने मुंह के पीएच है उसको कम कर देते हैं। और अगर यदि वो पीएच 5.5 5.5 के बराबर आएगी तो जो दांतों का एनिमल है उसका जो डीके या क्षय होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर बात करते हैं अपने किसका, डंक का। जो अपने चींटी हो गया या मधुमक्खी हो गया, उनके जो डंक होता है उसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। उसकी वजह से जैसे ये चींटी या फिर जो मधुमक्खी हो गया, ये काटता है तो शरीर पर जहां पर भी डंक मारा है वहां पर हमें जलन होने लगती है। उसके लिए क्या यूज करना चाहिए, क्षारीय प्रकृति के लवण या फिर सॉल्ट यूज करने चाहिए। एग्जाम्पल लिख देंगे, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। एसिड रेन होती है, जो पर भी जो प्रदूषक है, जहाँ प्रदूषकों की वजह से जो उर्वरक यूज कर रहे हैं या फिर जो इंडस्ट्री में प्रदूषक है उनकी वजह से जो जलीय स्रोत है अपने वो प्रदूषित हो रहे हैं। और उसकी वजह से जो भाप बन रही है उसके साथ में भी प्रदूषण जा रहा है। और जो बारिश हो रही है वापिस उसका पीएच क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और बारिश का पीएच कम होने से जितने भी अपने जल स्रोत हैं वो सारे प्रदूषित हो रहे हैं, पेड़ पौधे प्रभावित हो रहे हैं, जलीय जंतु है, जीव है, वो भी सारे प्रभावित हो रहे हैं। फिर सॉइल की बात करें तो सॉइल का पहले टेस्ट करना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए। फिर उसका नेचर, प्रकृति जानने के बाद में उचित प्रकृति का अपने को उर्वरक या फर्टिलाइजर उपयोग करना चाहिए। और हमारी बॉडी का जो यूजुअल पीएच का मान क्या है, 7 से लेकर 7.8। तो हमारे जितने भी एंजाइम्स हैं वो पर जो स्पेसिफिक जो पीएच है उस पर काम करते हैं। अब आज के टॉपिक का लास्ट अपने टॉपिक है बफर सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन, वो विलियन जो एसिड या बेस की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर पीएच चेंज का विरोध करते हैं, पीएच में परिवर्तन का। उन्हें अपने क्या कहेंगे, बफर सॉल्यूशन कहेंगे। अब बफर सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक तो हो गया अम्लीय और दूसरा हो गया क्षारीय। अम्लीय वो हो जाएगा इसके जिसके अंदर क्या होगा, दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल लवण, प्रबल सॉल्ट होगा। सॉल्ट किससे मिलकर बना होता है, एसिड और बेस से। इस सॉल्ट के अंदर भी क्या यूज में क्या लेंगे अपन, दुर्बल अम्ल और प्रबल सार। दुर्बल अम्ल के रूप में एसिटिक एसिड का उपयोग कर सकते हैं और प्रबल लवण के रूप में अपन किसका उपयोग कर सकते हैं, सोडियम एसीटेट। ठीक वैसे ही जो सारीय बफर होते हैं उसको किससे मिलके बने होंगे, दुर्बल सार प्लस प्रबल लवण। और प्रबल लवण के अंदर क्या होगा, प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल सार। अब दुर्बल सार की बात करें तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
और दुर्प्रबल लवण की बात करें तो आपके हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसी के साथ में अपने एसिड बेस बफर सॉल्यूशन और जो सॉल्ट है उनका चैप्टर कंप्लीट हुआ। बहुत स्पीड से चल रहे हैं क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। रिवीजन के रूप में नोट्स लेके बैठे हैं, ये आपके वीडियोस हेल्पफुल रहेंगे और जो कम समय के अंदर आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। कल जो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने कार्बन और इसके कंपाउंड्स उसके बारे में देखेंगे, वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक लास्ट टॉपिक बचता है, वो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इसके अंदर मेडिसिन वगैरह का जो है वो अपने उसके बारे में रिवीजन के रूप में वीडियो देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई कमेंट हो, कोई क्वेरी हो तो आप उस कमेंट के अंदर बता सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, आप उन्हें भी एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू।